वेलकम सभी शिक्षक बंधु, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लगाने वाले यूपी टेट सीडीपी का दूसरा सेट। कल तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से सेट जो करवाया उसके अंदर आवाज़ बहुत ख़राब है। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सेट हम लगाने के लिए लेके आए। तो जितने भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट होगा या नहीं होगा इस बात पर कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन निश्चितता ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कल को होने लगेगा तो एक साथ आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए धीरे धीरे लगे रहिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है विकास का निकट से दूर सिद्धांत किसे दर्शाता है। तो विकास का निकट से दूर मतलब नज़दीक से, और दूर वाला सिद्धांत किसे दर्शाएगा। तो यहाँ इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल में जो समझना होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल सिर से पैर की तरफ होगा। प्रोक्सिमोडिस्टल जो है वो सेंटर से आउटवर्ड चलता है। तो इसमें दूसरे वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, किसी जनरल से, इसे हम आगमन भी कहते हैं। सामान्य, पहले सामान्य उदाहरण दिए जाएंगे, फिर एक विशिष्ट रूल बनता है ना। और तीसरा वाला है निरंतरता, यानी जो विकास है वो कंटिन्यूअस होता है, विकास अंत तक यानी मृत्यु तक चलता है। तो इसमें हमारा जो दूसरा वाला उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो पियाजे जो थे उनके हिसाब से संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। और हम अवस्था की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 अवस्था उन्होंने बताई थी। पहली थी हमारी संवेदी प्रेरक, जिसमें छोटा बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। और जो दूसरी अवस्था आती है हमारी, वो आती है हमारी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरी अवस्था है। और तीसरी आती है आपकी औपचारिक, और अंतिम आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। तो जो कंजर्वेशन की थ्योरी है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है कि बच्चा जो है वो कंजर्वेशन की थ्योरी या कंजर्वेशन संरक्षण की अवधारणा से प्रभावित होता है। जो अंतिम है औपचारिक, इसमें बच्चा काल्पनिक शक्ति का विकास करता है तथा वह चीज़ों को मानसिक रूप से सोचने लगता है, काल्पनिक तरीके से कल्पना करने लगता है। तो अंतिम हमारी 4th है, लेकिन सही उत्तर कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो कंजर्वेशन का होता है, कंजर्वेशन का सिद्धांत। अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किससे जुड़ी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्कैफोल्डिंग। देखिए, जब क्लास में शिक्षक पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, बच्चा कहीं किसी सवाल में, किसी प्रश्न में कहीं अटक जाता है, तो वहाँ पर शिक्षक के द्वारा थोड़ी सी उसे सहायता दी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। शिक्षक के द्वारा की जाएगी सहायता, और वो सहायता कैसी होगी? अस्थायी सहायता शिक्षक के द्वारा दी जाएगी, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जिससे वो बच्चा उस बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो ये जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। पहला ही कथन इसका सही होगा। दूसरा, अगर गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत। और ब्रूनर ने खोज विधि दी थी। कौन सी विधि? खोज विधि। जबकि थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास त्रुटि सिद्धांत दिया था। अति उत्तम क्वेश्चन था। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। स्पीयरमैन। देखो, स्पीयरमैन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 तरीके की बताया था। एक होती है हमारी एस और दूसरी होती है जी, है ना। तो स्पीयरमैन का जी फैक्टर संकेत करता है। जी फैक्टर किसकी तरफ संकेत करेगा ये आपको बताना है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो विशिष्ट का मतलब हो गया स्पेसिफिक, जो कि एस फैक्टर है। तो ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। सामान्य बुद्धि क्या होती है हमारी? जी फैक्टर होती है। जी फैक्टर हो गया। सामाजिक बुद्धि अलग अवधारणा है। सामाजिक बुद्धि समाज से बच्चा सीखता है। और सृजनात्मक बुद्धि जो है वो क्रिएटिव नॉलेज होती है, तो ये भी अलग धारणा है। स्पीयरमैन ने केवल ए और बी के बारे में बात की थी कि बच्चे के अंदर 2 तरह की बुद्धि होगी,
विशिष्ट योग्यता और सामान्य बुद्धि। इन दोनों में से जो जी फैक्टर है वो हमारा सामान्य बुद्धि है, जनरल, और विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक यानी ये वाला है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। कॉल वर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर की विशेषता क्या है? कॉल वर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर की विशेषता क्या है? कॉल वर्ग का नाम लॉरेंस कॉल वर्ग था, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने पारंपरिक जो स्तर है उसकी विशेषता क्या बताई थी? दंड से बचना, मतलब बच्चा दंड से बचाया जा सकता है। तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर है, पूर्व पारंपरिक स्तर है, ध्यान रखना है। पूर्व पारंपरिक। सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति हमारा पारंपरिक स्तर है, पारंपरिक स्तर है। ऐसे ध्यान रखना है, कॉल वर्ग में दंड से बचना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो समाज की वजह से नहीं बल्कि दंड के बचने की वजह से सारे अच्छे काम करता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पिटाई नहीं होगी। लेकिन जब वो पारंपरिक यानी परंपरा में सीख जाता है तो बच्चा समाज की स्वीकृति की वजह से काम करता है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण जो है वो उत्तर पारंपरिक है, उत्तर पारंपरिक है आत्मनियंत्रण। और नैतिक सिद्धांत जो है वो उत्तर पारंपरिक का ही दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आत्मनियंत्रण या नैतिक सिद्धांत हमारे उत्तर पारंपरिक होंगे, जबकि हमारा सामाजिक स्वीकृति और दंड से बचना, दंड से बचना पूर्व और सामाजिक स्वीकृति जो होती है वो पारंपरिक होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा बी वाला, यानी बी वाला एकदम उत्तर सही है, सामाजिक स्वीकृति। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि छात्र समस्या को समझ ले, यदि छात्र समस्या को समझ ले तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? छात्र समस्या को कैसे समझ ले? अचानक, अचानक समझ ले। अब अचानक समझने की बात आ रही है, तो अचानक कैसे समझा था? पिंजरे के अंदर बंद था सुल्तान, सुल्तान यहाँ किसका नाम है? चिंपांजी का नाम है, चिंपांजी। सुल्तान, और सुल्तान ने देखा कि कुछ ऊंचाई पर कुछ केले हैं जहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। कई प्रयास के बाद भी वो केले तक नहीं पहुँचा। फिर उसे अचानक याद आया कि मेरे पास जो बॉक्स पड़े हैं मैं इनको एक के ऊपर एक रखकर केले तक पहुँच सकता हूँ। बस यही जो उसकी आंतरिक सूझ थी, समझ थी, तो उसी को यहाँ पर पूछा गया अचानक से समस्या का समाधान। तो प्रयास और त्रुटि ये स्किनर का था, ध्यान रखना है, जिसमें बिल्ली और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बार बार प्रयास करने के बाद अगर गलती से हम कर लेते हैं कुछ तो उससे हम सीख लेते हैं। अनुकरण छोटे बच्चे के अंदर पाया जाता है, जहां वो नकल करके सीखता है, शिशुअवस्था में या बाल्यावस्था में। अंतर्दृष्टि अचानक से सीखना, अंतर्दृष्टि अचानक से सीखना है, और पुनर्वलन जो होता है वो इनाम की वजह से सीखना होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अचानक से सीखना कौन सा आएगा? हमारा अंतर्दृष्टि वाला आ जाएगा, सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। सतत, इसको CCE कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? CCE कहते हैं। और बुक के एकदम ऊपर कोने पर एकदम लिखा होता है ये CCE। ये पहले था, उसके बाद ये बदल दिया गया। अभी क्या है? अभी CC की जगह किसी और ने ले लिया, बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले ही देखो CC जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ग्रेड देगा, केवल ग्रेड देगा। ग्रेड देना होता है बच्चे को मार्किंग करना, ठीक है। तो ये काम इसका नहीं है। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कराएगा। वार्षिक परीक्षा कोई उद्देश्य नहीं है। सुधारात्मक शिक्षण कैसा होना चाहिए? सुधारात्मक शिक्षण यानी बच्चे को ऐसे पढ़ाओ कि उसके अंदर सुधार हो, ना कि हम उसका पूरी साल इंतजार करेंगे कि उसके बाद वो बच्चा कैसे अंक लेके आता है, बल्कि हमें उसे हर एक स्टेप पर क्या करना है? सुधार करना है और उसे अगले स्तर के लिए सुधारना है। अगला क्या है? तुलना करना। तुलना करना CC का काम नहीं है और बच्चों की तुलना शिक्षक को करनी भी नहीं चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 में क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में उच्चतम स्तर क्या है? अब ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें सबसे उच्चतम स्तर क्या होगा? तो यहाँ ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसमें अलग अलग वर्गीकरण दिए गए थे और टोटल जो थे वो कितने थे? 6 थे। ध्यान रखना है कितने थे? 6 जगह बांटा था इन्होंने।
ब्लूम ने 6 वर्गीकरण दिए थे, उसमें सबसे ऊपर कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे ऊपर कौन सा आता है, देखो स्मरण, स्मरण जो है वो सबसे निचला होता है, याद रखना, केवल याद रखना सबसे निचला होगा। दूसरे नंबर पर आता है क्रिएटिविटी यानी सृजन, और सृजन ही सबसे ऊंचा होता है, ये सबसे अंत में होगा, ध्यान रखना है। विश्लेषण, विश्लेषण सृजन से नीचा होता है, सृजन से जस्ट नीचे वाला होता है विश्लेषण। और अनुप्रयोग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन जो होता है वो आपके चौथे नंबर का होता है, तीसरे नंबर का होता है, तीसरे नंबर का, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, ध्यान रखना है। तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, क्रिएटिविटी, कौन सा हो गया हमारा, क्रिएटिविटी जो है वो सबसे ऊंचा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला चले, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका, आप अपने उत्तर लगाते जाइएगा, देखिएगा 30 में से कितने अंक आपके आ रहे हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक, आंतरिक कारक और बाह्य कारक दो तरीके के होते हैं जो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वातावरण, अब देखो बच्चा है और बच्चे के चारों तरफ का ये वातावरण है, तो जाहिर सी बात है बाह्य कारक हो गया, ये आंतरिक कारक हो ही नहीं सकता है, तो वातावरण हमारा उत्तर नहीं होगा। परिवार, अब परिवार भी तो बच्चे के आसपास ही होता है, तो ये भी क्या माना जाएगा, बाहरी माना जाएगा। लेकिन प्रेरणा, प्रेरणा क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक कारक है जिससे बच्चा का अधिगम जो है वो प्रभावित होगा। तो ध्यान रखना है बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरणा उसके अंदर होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। तो उसका आंतरिक कारक क्या हो जाएगा, प्रेरणा। दूसरा क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय भी किस में आएगा, बाह्य कारक में आएगा, तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं हो सकता है। सही उत्तर होगा हमारा सी वाला। कौन सा उत्तर सही होगा, सी वाला उत्तर एकदम सही होगा। अगला चले, अगला प्रश्न संख्या 10, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आधारित है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है, समान अवसर, समान अवसर पर, पृथक्करण, विशेष विद्यालय या प्रतियोगिता। समान अवसर पर, समान अवसर का मतलब क्या हो गया, सभी बच्चों को समान अवसर देना। आज यदि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका परिवार क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका स्तर क्या है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सभी को ध्यान में न रखकर जब हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो समान अवसर वाली कहलाती है, और यही समावेशी शिक्षा का अर्थ भी है। पृथक्करण का कहते हैं अलग कर देना, जो कि समावेशन के एकदम विपरीत है। विशेष विद्यालय जो होते हैं वो विशेष अभ्यर्थियों के लिए होते हैं, ये एक अलग व्यवस्था है। और प्रतियोगिता जो कि मूल सिद्धांत से विपरीत है या अलग है, उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा ए वाला। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 11। फ्राइड के अनुसार ईडी क्या है, ईडी, फ्राइड के अनुसार ईडी क्या है, आईडी। तो फ्राइड ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें सबसे पहला हमारा नैतिक नियंत्रण, तो नैतिक नियंत्रण जो लेवल होता है वो होता है हमारा सुपर ईगो। कौन सा होता है, सुपर ईगो वाला होता है, ये ध्यान रखना है। उससे अभी दूसरा आता है यथार्थवादी निर्णय, तो ये ईगो वाला होता है। यथार्थवादी निर्णय कौन सा होगा, ईगो होगा, है ना। और आनंद सिद्धांत जो होता है, आनंद सिद्धांत यानी मजे के लिए सीखना, वो आईडी होगा, ध्यान रखना है। ईडी, आईडी ईगो और सुपर ईगो। सामाजिक संयोजन जो होता है वो ईगो में आता है, सामाजिक समायोजन आपका किस में आएगा, ईगो में आएगा, यथार्थवादी या सामाजिक। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, आनंद सिद्धांत होगा, ये ध्यान रखना है। नैतिक नियंत्रण अगर आ गया तो वो सुपर ईगो में जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 12। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, थॉर्नडाइक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात हो रही है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम क्या कहता है, सीखने की तैयारी करना, है ना, उसे तत्परता का नियम कहेंगे। अभ्यास का नियम, दोहराव, बार बार रिपीटेशन करने की वजह से हमारी जो अधिगम होता है वो और परिपक्व होता है, हम उस चीज़ को सीखते चले जाते हैं। प्रभाव का नियम, इफेक्टिव, लॉ ऑफ इफेक्टिव, है ना, सुखद परिणाम से सीखना। अगर हमने कोई काम किया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है तो उस काम को हम दोबारा करेंगे। और प्रेरणा क्या होती है, वो सीखने में सहायक तत्व होती है प्रेरणा, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, आपका सी वाला जो है वो एकदम सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 13।
भावबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय वृद्धि का बुद्धि का सिद्धांत है। भावबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध है। तो तार्किक कहते हैं जहाँ लॉजिकल चीज़ें समझाई जाएं, तर्क तर्क दिया जाए, तो ये भाषा कौशल से होगा, गणना क्षमता से होगा, सामाजिक संपर्क से होगा या आत्मचिंतन से होगा। आत्मचिंतन जो होता है वो अंतर्मुखी बुद्धि होती है, सामाजिक संपर्क सामाजिक बुद्धि होती है, गणित वाली तार्किक होती है और भाषा कौशल भाषाई बुद्धि होती है। तो पहली भाषाई बुद्धि, दूसरी गणितीय, तीसरी सामाजिक बुद्धि और चौथी हमारी अंतर्मुखी बुद्धि। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। कौन सा वाला उत्तर? बी वाला उत्तर एकदम सही होगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 15। यदि बच्चा स्वयं नियम बनाकर सीखता है तो यह दर्शाता है। यदि बच्चा स्वयं नियम बनाकर सीख रहा है, खुद से नियम बनाकर सीख रहा है बच्चा, तो क्या कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है कुछ न कुछ। रचनावाद का मतलब ही होता है बच्चे का खुद से कुछ बनाना। तो पहला ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। व्यवहारवाद का मतलब क्या है? व्यवहारवाद होता है बाहरी नियंत्रण। बच्चा बाहर से जब कंट्रोल होता है तो उसे व्यवहारवाद में रखेंगे। अनुकरण कहते हैं नकल करना, दूसरे को देखकर सीखना, जो कि छोटे बच्चों में होता है। और दंड सिद्धांत गलत है, क्योंकि दंड से कोई सिद्धांत नहीं होता। दंड प्रक्रिया के द्वारा हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अनुकरण देखकर सीखना, व्यवहारवाद सामाजिक हो गया, रचनावाद क्रिएटिविटी हो गया। तो चौथे का उत्तर चौदह में का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहले वाला। आपका कौन सा उत्तर सही है कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक क्या करेगा? नियंत्रणक होगा। नियंत्रक होगा मतलब बालक शिक्षा को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, है ना। शिक्षक एक नियंत्रक है, मार्गदर्शक है, या मूल्यांकन करता है, या अनुशासक है, ये आपको बताना है। देखो अनुशासक जो है वो आपके पारंपरिक दृष्टि से अनुशासक शिक्षक को माना गया है। मूल्यांकन करता है, ये शिक्षक का द्वितीय कार्य होता है। और मार्गदर्शक जो होता है ये सहायक भूमिका होती है। तो 15 में का बी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। और जो नियंत्रणक होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, कि शिक्षक ही सब कुछ नियंत्रित करेगा, इसीलिए बालक केंद्रित नहीं हो सकता। ए वाला हमारा गलत है, तो हमारा बी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 16। तो 16 प्रश्न संख्या क्या कह रही है? विकास की कौन सी विशेषता व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करेगी? विकास की कौन सी विशेषता व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करेगी? समानता स्वीकार करेगी। समानता में तो सभी समान है, समानता में सभी क्या है? समान है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब है विकास एक क्रम में होता है। विकास एक क्रम में होगा। शिशु काल आता है, फिर बाल्यकाल आता है, फिर किशोर काल आता है, फिर प्रौढ़ काल आता है। तो क्रमबद्ध। विविधता, विविधता को कहते हैं वेरिएशन। और यही वाला उत्तर में सही होगा कि विकास के अंदर विविधता होती है, कि किसी का शिशु अवस्था में थोड़ा सा ज़्यादा विकास हो गया है तो उसका बाल्यावस्था में थोड़ा कम होगा, इस तरीके से। तो ये विविधता पाई जा सकती है, लेकिन विकास कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है, सार्वभौमिक होता है और क्रमबद्ध होता है। ये तीन विकास के लिए ध्यान रखने हैं। विकास सार्वभौमिक होगा, नियंत्रित होगा और क्रमबद्ध होगा। स्थिरता गलत है, विकास में स्थिरता कभी नहीं आती। विकास भले ही धीमे हो लेकिन होगा, ठीक है। अधिगम में स्थिरता आती है, अधिगम में स्थिरता आएगी, जिसमें आपको पठार देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है, और 17 किससे है? बंडूरा जी से है। फेमस है बंडूरा जी, ये ध्यान रखना कि पेपर में जब तक बंडूरा जी नहीं आएंगे पेपर का भंडारा नहीं होगा। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बल देता है। बंडूरा जी का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बल देता है। कैसे? प्रेक्षण अधिगम पर। प्रेक्षण अधिगम कहते हैं देखकर सीखना, देखकर सीखना, ऑब्जर्वेशन से सीखना। तो ये वाला उत्तर एकदम सही है कि जो व्यक्ति देखेगा वो सीखेगा। और ये पुनर्वलन हमारा सहायक होता है। दंड हमारा गॉड में आएगा, बंडूरा जी के हिसाब से किस में है? गॉड में है। गॉड का मतलब होता है मुख्य, और अभ्यास आता है हमारा सेकेंडरी। तो ध्यान रखना है, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम एकदम सही उत्तर है। अगला चलते हैं हम। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 18। यदि शिक्षक छात्रों को खोज आधारित गतिविधि देता है तो यह,
यदि शिक्षक छात्रों को कैसी गतिविधि दे रहा है, खोज आधारित, तो इसमें कौन सी विधि होगी, व्याख्यान विधि। देखो व्याख्यान विधि में क्या है, व्याख्यान विधि में एक शिक्षक बोलता है और बाकी के बच्चे बैठकर उसे सुनते हैं। क्या करेंगे, सुनेंगे, शिक्षक केवल लेक्चर देगा। ये विधि मुख्यतः आपके शिक्षक पर निर्भर करती है। खोज विधि में कुछ नया खोजेंगे, और कौन खोजेगा, छात्र स्वयं खोजेगा। तो यही वाला उत्तर हो जाएगा इसका, छात्र जो है वो स्वयं खोजेगा। प्रदर्शन विधि में शिक्षक दिखाता है, इसे हम प्रदर्शन विधि को हम एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, या करके दिखाना वो भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो प्रदर्शन विधि में शिक्षक जो है वो करके दिखाएगा। प्रश्नोत्तर में प्रश्न और उत्तर लिखाए जाते हैं, जो कि रट्टाफिकेशन में है, लेकिन इस चर्चा पर आधारित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर है बी वाला, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम 19। आईक्यू का सही सूत्र क्या है। आईक्यू का सही सूत्र क्या है, तो ये सूत्र है, आईक्यू जो होता है उसे मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो MA/CA × 100, MA/CA × 100 यानी मेंटल एज, MA फॉर मेंटल एज, CA फॉर क्रॉनिकल एज गुणा 100 करेंगे तो उससे आईक्यू पता चलेगी। ये ध्यान रखना है। आईक्यू के विभिन्न स्तर होते हैं। आईक्यू के विभिन्न स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए। यहाँ आईक्यू के बारे में बात की जा रही, तो आईक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा MA/CA × 100। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिया किसने था। जो टेस्ट दिया था वो बिने और साइमन ने दिया था। किसने दिया था, बिने और साइमन, ध्यान रखना है, बिने और साइमन ने दिया था। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि इसके स्तर कौन कौन से होते हैं। तो आईक्यू लेवल में अलग अलग है। जैसे अगर हम 130 से ऊपर जाते हैं, 130 से ऊपर जाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा, यानी बच्चा जो है वो अत्यधिक होशियार माना जाएगा, बुद्धिमान माना जाएगा, ध्यान रखना है। और अगर 90 से नीचे आ जाए, यानी 100 से 190 से 100 के बीच में, तो बच्चा जो है वो औसतन माना जाएगा। 70 से अगर कम है, 70 से अगर कम है, तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत ही कम है, यानी वो बौद्धिक अक्षमता शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान रखना है। तो 3 क्राइटेरिया तो आपको मेनली याद रखने हैं, 70 से नीचे, एक 90 से 100 वाला औसत, और 130 वाला अत्यधिक बुद्धिमान माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास है कौन सा, 20। विकास का निरंतर का अर्थ है, विकास की निरंतरता का सिद्धांत, विकास की निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि अचानक परिवर्तन होना, अचानक परिवर्तन होना। तो अचानक परिवर्तन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निरंतरता के सिद्धांत में अचानक परिवर्तन गलत है। रुक रुक कर परिवर्तन होना, यानी धीरे धीरे परिवर्तन होना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सतत प्रक्रिया है, सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस। सतत प्रक्रिया का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, यानी विकास जो है वो कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ध्यान रखना है हमारा। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सी वाला उत्तर आप सही लगा लीजिए। अगला है हमारा समान गति। तो विकास कभी भी समान गति से नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। विकास कभी भी समान गति से नहीं चलता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 21। कौन सा है, 21। प्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा होगा। पहला दंड। दंड क्या हमारे एक नकारात्मक प्रेरणा देता है, इससे बच्चा डर जाता है तथा स्थायी रुचि नहीं रहती। कि आप किसी विषय पर्टिकुलर में बच्चे को अगर डरा दें तो वो स्थायी नहीं होगा और कुछ समय बाद वो डर खत्म भी हो सकता है। अगला है आपका पुरस्कार। तो पुरस्कार एक सकारात्मक प्रेरणा होती है, सकारात्मक काम करेगा और अच्छा काम करने की उसकी चेष्टा बढ़ जाएगी। तो ये हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। पुरस्कार। तुलना। तुलना से हीन भावना पैदा होती है बच्चे में। जैसे शिक्षक बोलता है कि तुम्हें ये नहीं आता, उसे ये आता है, तो इससे एक हीन भावना क्रिएट होती है। ये भी बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और भय। भय से कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखना। भय से सीखने में गुणवत्ता नहीं आती है, ये आपको याद रखना है। तो 21 का कौन सा, बी वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अभी प्याजे की जो अवस्थाएं बताई थी 4 बताई थी, जिसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक सोच रखेगा, आत्म केंद्रित होगा, अमूर्त सोचेगा, संरक्षण का नियम समझाता है। तो क्या होगा, ध्यान रखना है। देखो, तार्किक सोचना जो है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। किस में आता है? मूर्त में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, ये ध्यान रखना है। आत्म केंद्रित जो है, आत्म केंद्रित कहते हैं खुद के बारे में सोचना। बच्चे को दूसरे के दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने दृष्टिकोण से चीज़ें सही करनी है, उसके हिसाब से चीज़ें सही है। तो जो बी वाला है वो हमारा इसी में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक में बी वाला आएगा। और अमूर्त सोचता है, अमूर्त सोचना, अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। औपचारिक जब बच्चा बड़ा हो जाता है तथा वो काल्पनिक शक्ति के द्वारा सोचेगा, तब उसे कहेंगे हम अमूर्त। और अंतिम हमारा संरक्षण, तो संरक्षण आपका मूर्त में आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तार्किक वाला और संरक्षण मूर्त में आता है, ये पहले भी प्रश्न आया है, दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों हमने उत्तर देख लिया। अब इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 23 में कह रहा है सृजनात्मकता के घटक है। सृजनात्मकता के घटक कौन कौन से हैं? सृजनात्मकता हो गई क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पर क्या करना है? देखो, प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है एक समस्या पर कई तरह के विचार देना। अगर आपको कोई एक समस्या दी जाती है और आप उस पर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं तो वो प्रवाह माना जाएगा, प्रवाह माना जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा क्या हमारा? मौलिकता। तो मौलिकता होती है आपकी ओरिजिनलिटी, यानी एक अनोखा विचार रखना, एक नया विचार प्रस्तुत करना, क्या कहलाएगा? मौलिकता कहलाएगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बच्चा नए तरीके से नहीं सोच सकता है, ये ध्यान रखना है। तो उपरोक्त सही वाला उत्तर हमारा एकदम सही होगा। उपरोक्त सही वाला उत्तर क्या होगा? एकदम सही होगा, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 24। शिक्षक का लोकतांत्रिक व्यवहार दर्शाता है। शिक्षक का लोकतांत्रिक व्यवहार क्या दर्शाएगा? तानाशाही दर्शाएगा। निरकुंशता होती है, तानाशाही रवैया, यानी इसमें छात्र को नहीं समझा जाएगा, बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक इसी में सब कुछ है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि निरकुंश हो। निरकुंश जो होता है वो अपनी चलाता है, वो किसी की नहीं सुनेगा, यानी ये वाली शिक्षा बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। दंड से नहीं जीता जा सकता है। बच्चे का दंड जो है वो अस्थायी एक तरह की प्रक्रिया होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो दंड आधारित नियंत्रण नहीं हो सकता है। अगला हमारा सहभागिता। सहभागिता में छात्र स्वयं भाग लेता है, खुला संवाद करता है और उसे ये आज़ादी होती है कि वो अपने प्रश्न रख सकता है और प्रश्न पूछ सकता है। तो लोकतांत्रिक क्लास में ये वाला बहुत अधिक होना चाहिए, सहभागिता, उसी को लोकतांत्रिक कहते हैं। जब किसी एक पर निर्भरता हो उसको लोकतांत्रिक की श्रेणी में नहीं रख सकते, ध्यान रखना है। नियंत्रण नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक का हिस्सा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सहभागिता लोकतांत्रिक में आएगा, सी वाला उत्तर आपका एकदम सही में जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 25। व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभव के कारण होता है, व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभव के कारण होगा कहलाता है, क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाएगा, विकास कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा या वृद्धि कहलाएगा, ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शंस देख लें। परिपक्वता क्या होती है? जैविक मतलब शरीर के किसी का शरीर पूरा हो जाना, जैविक या प्राकृतिक विकास पूरा हो जाना परिपक्वता कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं है। विकास समग्र परिवर्तन है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। विकास में शारीरिक आएगा, मानसिक आएगा, सामाजिक आएगा, तीनों को जोड़कर समग्र कहलाएगा। यहाँ केवल व्यवहार में परिवर्तन की बात हो रही है, तो हमारा अधिगम वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। कौन सा वाला? अधिगम वाला। वृद्धि नहीं होगा क्योंकि वृद्धि शारीरिक होती है, ध्यान रखना है। हमारा सी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26।
रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, अब देखो दो तरह का मूल्यांकन होता है, एक होगा आपका फॉर्मेटिव, एक होगा फॉर्मेटिव और दूसरा होता है सबमिटिव। कौन सा होगा? सबमिटिव होगा और फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग शिक्षण दिया जाता है, अधिगम के समय ही देते हैं हम फॉर्मेटिव। सबमिट जो होता है वो अंत में दिया जाता है। सबमिट जो होता है वो कब दिया जाएगा? अंत में दिया जाएगा। जैसे आपके यहाँ देखा होगा कि दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक होता है एफए और एक होता है ऐसे। ऐसे होते हैं आपके हाफ ईयरली और सालाना, और एफए होते हैं जो आपके पीटीज होते हैं, PT1 PT2। तो ये जो है वो अब रचनात्मक जो है यानी फॉर्मेटिव कब होगा? अंत में परिणाम होगा, नहीं गलत, अंत में जो होगा वो ऐसे होगा यानी सालाना एग्जाम। अब अंक देना अलग चीज है, अंक देना अलग चीज है। सुधार करना, सुधार जो कर रहे हैं हम वो किस में कर सकते हैं? फॉर्मेटिव में। इसीलिए फॉर्मेटिव में अंक नहीं दिए जाते, सुधार देखा जाता है बच्चे का कि उसके अंदर कितना सुधार हो रहा है। फॉर्मेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। चयन करना, चयन इस मूल्यांकन से बाहर होता है तो आपका सुधार करना अति उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 27। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक क्रम में होता है? विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है विकास एक क्रम में होता है? तो इसमें साफ दिख रहा है आपको क्रमबद्धता। कौन सा? क्रमबद्धता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो टीचिंग एक कौशल विकास करने की तकनीक है। किससे कराई जाती है? शिक्षक से कराई जाती है। परीक्षा लेना है? नहीं, परीक्षा लेना नहीं हो सकता। कौशल विकास कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी किसका? शिक्षक का। ध्यान रखना है माइक्रो टीचिंग शिक्षक के लिए होती है, विद्यार्थी के लिए नहीं। शिक्षक के लिए माइक्रो टीचिंग होती है जिसमें शिक्षक को सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है ना। अंक देना गलत होगा, अनुशासन भी गलत होगा। तो ध्यान रखना है माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है यह सिखाना शिक्षक को कि वो स्कूल में पढ़ाएगा कैसे, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? सामाजिक विकास करवाना है तो परिवार की जरूरत है, पुस्तक की है, परीक्षा की है, टीवी की है। आपको लगता है टीवी से प्रभाव सामाजिक विकास हो जाएगा? नहीं, परीक्षा से भी नहीं होगा, पुस्तक से भी नहीं होगा, परिवार से होगा। परिवार जो है वो सामाजिकरण की प्रथम इकाई होती है। सबसे पहले परिवार से ही सामाजिकरण शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। तो समाज जो है, समाज अगर सीखना है आपको तो सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? परिवार से करेंगे। और अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें डीमोटिवेशन होना पड़ता है, जिसकी वजह से वीडियो उल्टे सीधे बनते हैं या मेहनत नहीं करते टीचर। आपका एक लाइक टीचर को मेहनत करने के लिए बाध्य करता है। तो आप अपनी उंगली को जरा सा कष्ट दें और एक लाइक तो बनता ही बनता है। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। हर एक प्रश्न से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपके टेट में बहुत सहायक सिद्ध होगा। चलिए तो अंतिम प्रश्न चलते हैं। यदि छात्र अपनी त्रुटि से सीखता है तो यह उदाहरण किसका होगा? त्रुटि से सीख रहा है। देखो पहला दे रखा है इसमें अंतर्दृष्टि, मैंने बताया था, ये कॉलन ने दिया था। अचानक समझ सुल्तान और वो राक्षस नहीं, चिंपैंजी को ध्यान रखना है। सुल्तान, चिंपैंजी, केला, डंडा, बॉक्स, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? कॉलर है, सुल्तान है, चिंपैंजी है, डंडा है, केला है, ऊंचाई है, कोशिश है। कीवर्ड है अनुकरण, देखकर सीखना होता है। बाल्यावस्था में दूसरों की नकल करके सीखना होता है। पुनर्वलन किसी को प्रोत्साहन देकर सीखना होता है। और प्रयास एवं त्रुटि स्किनर ने दिया था ट्रायल एंड एरर। तो इसमें क्या होता है? बार बार गलती करके बच्चा सीखता है। तो ये वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए, जब तक अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला टेस्ट फिर मिलेगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।